समझ गए ना। तो देखिए क्या है, क्लास नाइन्थ का सिविक्स बोलिए या पॉलिटिकल साइंस बोलिए, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है, मतलब चुनाव होता है ना इलेक्शन के द्वारा, सरकार का, जनप्रतिनिधि का, रिप्रेजेंटेटिव का, सांसद, विधायक, मुखिया, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, वाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी है वहां पे इलेक्शन रेगुलर टाइम इंटरवल पे जरूर होगा। देर आर मोर देन 100 कंट्री इन द वर्ल्ड विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। वर्ल्ड में 100 से भी ज्यादा कंट्री है जहां पे इलेक्शन होता है अपने जन प्रतिनिधि को चुनने के लिए। The mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them whenever they want to call an election। इलेक्शन किसको बोलते हैं, जब आदमी मतलब क्या है, अपना इलेक्शन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा और जब चाहेगा उसको हटा भी देगा। जैसे कि अभी 2014 में प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन बने, मोदी बने, ठीक है। लेकिन जब इनसे माथा गर्म हो जाएगा तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे चुनाव होता है। 2019 में फिर से मोदी, फिर 2024 में चुनाव होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न आ जाए, लेकिन अगर बढ़िया काम करेंगे तो फिर रिटर्न आएगा। लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा डेमोक्रेसी में कि फिर वो आदमी को हटा के दूसरा को लाया दिया जाता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेशन इलेक्शन का देखिए यहाँ से दिया हुआ है, द मैकेनिज्म बाय विच people can choose their representative at regular interval and change them whenever they want to is called an election। जब चाहे तब उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब चाहे तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी आपको वोट देने का मौका मिले ऐसा बोल सकते हैं। In an election, voters may choose twice. They can choose who will make law of them। मतलब वोटर के पास चूज करने का ऑप्शन होता है कि जो उनके लिए नियम कानून बनाए उनको वो चूज कर सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो उनको चूज करते हैं जो कि सरकार फॉर्म करते हैं। सरकार मतलब क्या, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, उनको चूज करते हैं और जो मेजर डिसीजन टेक प्लेस करते हैं। जैसे कि अभी क्या क्या मेजर डिसीजन, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनने के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में से धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर बन, बहुत सारा ऐसा चीज हुआ, मतलब मेजर डिसीजन जो कि हमारा गवर्नमेंट टेक प्लेस करता है। दे दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विच गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम लोग उस पार्टी को चूज करते हैं वोट देने के लिए जिसके विचारधारा में हम लोग विश्वास करते हैं, उसके सरकार हमको अच्छा लगता है, या हम लॉ मेकिंग जो भी वो काम करेगी ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि वो सरकार अच्छा लॉ बनाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, मतलब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बन जाता है कोई भी इलेक्शन, क्या मतलब चीज होता है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो जाता है। मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब इलेक्शन बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन का क्या फीचर्स होगा आपको यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट में दिया गया है। पहला पॉइंट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सबको अपना हक है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का, जन प्रतिनिधि। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter। सभी पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, लड़ने का अधिकार है, समझ गए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होगा, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर फिक्स होगा। जैसे भारत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन संविधान के अनुसार 5 ईयर पे एकदम निश्चित तौर पे कराना है, लेकिन अगर उसके पहले सरकार गिर जाती है तो जरूरी नहीं है कि 5 साल, उसके पहले भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे इलेक्शन हमेशा होते रहेगा। द कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसको आदमी चूज करेगा, जिसको प्रेफरेंस देगा वो इलेक्ट होके आएगा। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश।
मतलब क्या है, इलेक्शन जो होना चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब भारत में तो थोड़ा बहुत फ्री एंड फेयर मतलब होता भी है, नहीं भी होता है, पैसे दे के भी वोटर को माइंड डाइवर्ट कर देता है कोई कोई, तो फ्री और फेयर नहीं हुआ। लेकिन वो उसके लिए बात किया गया, जैसे कोई भी कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप गरीब भी हैं तो आपको मान लो कि 10,000 रुपया वहां पे करना है तो 10,000 ही देना है। कोई प्रधानमंत्री भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो उनको 10,000। तो ये सबके लिए सेम चीज होता है। उसी तरह से वोटर के लिए, वोट देने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। समझ गए? नेक्स्ट। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या रहता है, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा मतलब रहता है ना कि कभी उसका सरकार उसका, ये होना सही है या गलत है? इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, पॉलिटिकल पार्टी का कौन जीतता है कौन हारता है। जैसे पढ़ाई लिखाई का कंपटीशन अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी का कंपटीशन अलग होता है। द कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी level. It take the form of competition among several candidates. Here are few reasons that support political competition as being good for people. मतलब यहाँ पे आपको 3 गो पॉइंट दिया गया है जिसमें साबित कर दिया है कि जो कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन, वो अच्छा है। जैसे कि पॉलिटिकल कंपटीशन कहाँ नहीं है? पॉलिटिकल कंपटीशन रसिया में नहीं है, रसिया और चाइना में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही को पार्टी है, सिंगल पार्टी रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, सिंगल पार्टी, वो उसी का सरकार बनेगा हमेशा। मतलब अंदर में इंटरनल उसका इलेक्शन होगा, लेकिन उसमें जैसे भारत में कैसे बहुत सारा पार्टी है, राजद, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टी है बहुत सारा। लेकिन वहां पे रसिया चाइना में सिंगल पार्टी है, समझ गए? तो वहां मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन है ही नहीं, एक ही पार्टी का सरकार हमेशा रहना है, आज भी, आज से 100 साल बाद भी, वहां के संविधान के अनुसार। लेकिन भारत में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपटीशन, मतलब जनता पे, मतलब सिंगल पार्टी का अगर शासन होने लगेगा तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप होने लगेगा। कुछ भी निर्णय लेगा, जनता को नहीं अच्छा लगेगा वो भी काम करेगा सरकार। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन होने से जनता के हित में ही काम होगा। अगर नहीं करिएगा तो कैसे 2014 के बाद 2019 में मोदी जी को मौका मिला, लेकिन अगर जनता को अच्छा नहीं लगेगा तो 2024 में चेंज हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए अब ये 3 गो पॉइंट क्या क्या बताया है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर। मतलब रेगुलर चुनाव होने पे पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को बनाने में मतलब क्या होता है, मतलब एक मौका मिलता है, उन लोगों को इंसेंटिव मिलता है। समझ गए? जीतने के बाद सरकार फॉर्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी नो डैट if they raise issue that people want to raise, their popularity and chance of victory will increase in the next election। मतलब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले ऐसा चाहती है, जैसे अभी महंगाई का मुद्दा है, तो कोई भी पार्टी अगर महंगाई के बारे में अपना बयान देगी कैसे उसको कम करेंगे, तो हो सकता है कि जनता उसको वोट दे नेक्स्ट इलेक्शन में। ऑन द कंट्री, इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क, दे विल नॉट एबल टू विन अगेन। अब महंगाई के बारे में आप बोले थे कि कम करेंगे और उस पर आप जीत के आ गए चुनाव, ठीक है, लेकिन आपने जीतने के बाद महंगाई कम नहीं किया, तो क्या होगा? वो अगला बार उसको जनता वोट नहीं देगी और वो हार जाएगा इलेक्शन और नॉट बी एबल टू विन अगेन। नेक्स्ट, if a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people। मतलब क्या होता है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिसका सरकार बनता है, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक से ज्यादा पार्टी वहां चुनाव लड़ती है, तो वो जनता के हित में काम करेगा। समझ गए? पावर में रहने के बावजूद भी नहीं काम करेगा तो फिर अगला बार यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, दूसरे को वोट मिल जाएगा, दूसरा पार्टी का सरकार बन जाएगा। समझ गए ना? तो उसको मतलब पीपुल का सेवा करना ही है, सर्व द पीपुल। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन?
हम लोग के यहाँ सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या क्या है? इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा विधानसभा। लोकसभा में जो जीत के आता है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। विधानसभा में जो जीत के आता है उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, उसको विधायक हिंदी में बोलते हैं, एमएलए को विधायक बोलते हैं हिंदी में, और एमपी को सांसद बोलते हैं हिंदी में। समझ गए, सांसद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर इलेक्शन इंडिया में संविधान के अनुसार नियम है। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। मतलब एक बार जो आदमी जीत के आया, 5 साल बाद उसको फिर से अगर जीतना है तो फिर से उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसका 5 साल में ही टर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विथ फ्यू डे इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक ही दिन में पूरे भारत में अगर इलेक्शन हो रहा है, या मतलब कुछ दिन के अंतराल अंतराल पे हो रहा है, विथ इन ए फ्यू डे मतलब 20 दिन के अंदर में पूरा देश में इलेक्शन हो जाता है, उसको जनरल इलेक्शन बोलेंगे। समटाइम्स इलेक्शन आर हेल्ड ओनली बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी। मतलब क्या होता है ना, जैसे लोकसभा में टोटल अभी 543 गो सीट है, तो 543 सीट में मान ली कि मेजोरिटी सीट मतलब 542 के लिए अगर इलेक्शन मतलब 43 के लिए हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल इलेक्शन बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 543 जीतने के बाद कोई कैंडिडेट है 2 साल बाद हार्ट अटैक से मर गया, कोरोना से मर गया, तो 2 गो वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब वो 2 सीट के लिए इलेक्शन होगा फिर से, क्योंकि उसके जगह पे तो कोई आना चाहिए ना फिर चुन के वहां का रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको बाई इलेक्शन बोलेंगे। समझ गए? अगर पूरा सीट के लिए इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन, और 1-2 सीट के लिए होता है डेथ के बाद या रिजाइन दे दिया तो उसको बाई इलेक्शन बोलेंगे। समझ गए? इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में डिफरेंस। Electoral constituency. India is divided into different area for the purpose of election. These areas are called electoral constituency. The voters who live in the area are elect one representative. मतलब क्या है कि भारत को विभिन्न इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। कैसे? जैसे हम लोग अभी जहां रहते हैं वो पाटलिपुत्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में आता है। पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा जो एमपी है वो पाटलिपुत्रा उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग पटना तो जिला है हमारा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जो यहाँ से चुन के आता है, जैसे नवतपुर, मनेर, बिहटा, विक्रम, ये सब मिला के पालीगंज, उसको पाटलिपुत्रा बोलते हैं। समझ गए? वैसे ही भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है। वहां पे इलेक्टोरल रोल बना हुआ होता है, मतदाता सूची, जहाँ पे वोटर रजिस्टर रहता है, और वो वोट दे के अपना किसी एक को, एक ही को ना, कोई इलेक्शन होगा तो कोई एक के को ना चुन के आएगा, तो वो जीतता है। और लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। बताए ना, लोकसभा में टोटल कितना सीट है? 543। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में, लोकसभा को हिंदी में संसद बोलते हैं। ठीक है, उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जो जीत के आता है उसका नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोलते हैं। उसी तरह से विधानसभा को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। इन दिस केस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। समझ गए? जैसे कि जो फुलवारी है, फुलवारी का अलग एमएलए का सीट होगा। समझ गए ना? एमएलए का अलग सीट होगा। समझ गए? विक्रम का अलग होगा, विक्रम और नवतपुर मिला के होता है, मनेर और बिहटा मिला के होता है एमएलए का इलेक्शन। तो ये सब आपको जानकारी रखना पड़ेगा, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। समझ गए? द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। उसी तरह से पंचायत मतलब मुखिया के चुनाव, म्युनिसिपल मतलब शहरी क्षेत्रों में चुनाव में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। each village or town is divided into several wards that are like constituency। मतलब पंचायत स्तर पे बात करेंगे तो जब मुखिया उखिया के चुनाव होता है उसमें भी वार्ड में डिवाइड होता है। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आर कॉल्ड एज सीट, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली।
समटाइम्स उसको सीट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे 543 सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या बोलेंगे, सीट भी बोलते हैं कभी कभी। देखिए अब 543 वो सीट है ना, अब उसमें रिजर्व सीट भी होता है। समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मतलब छोटे जाति के कैंडिडेट के लिए मतलब सीट रिजर्व होता है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में मतलब 543 वो टोटल सीट है, उसमें से 84 सीट SC ST के लिए रिजर्व है, समझ गए ना। 84 सीट जिसमें से 47 वो SC के लिए, और बाकी घटा दो 84 में से 47 तो उतना ST के लिए, समझ गए। मतलब उस पे कोई भी OBC या जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उस पे SC और ST का कैंडिडेट, उस जाति से आने वाले लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं 84 सीट पे। SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है 47, तो उस पर शेड्यूल कास्ट का ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए जो ST के लिए रिजर्व है उसमें ST ही लड़ सकता है। शेड्यूल ट्राइब एक्चुअल में उसको हिंदी में आदिवासी भी बोलते हैं, ठीक है। इन मेनी स्टेट सीट इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपलिटी एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब SC ST को तो रिजर्वेशन पहले से था ही, लेकिन मतलब SC और ST को रिजर्वेशन किसमें है, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, सिर्फ MP और MLA के चुनाव में, समझ गए। SC लेकिन पंचायती राज मुखिया के चुनाव में या मेयर के चुनाव में OBC को भी आरक्षण कहीं कहीं स्टेट में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए वोटर लिस्ट क्या होता है। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर eligible to vote is prepared much before the election and give to everyone, which is officially called the electoral roll. It is commonly known as voter list. It is responsibility of the government to get the name of all the eligible voter put on the voter list। मतलब क्या है कि मान लो कि हम लोग किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में आते हैं, तो पाटलिपुत्रा का एक इलेक्टोरल रोल बनेगा। इलेक्टोरल रोल बनेगा, इलेक्टोरल रोल में किसका नाम होगा, जो भी 18 साल के ऊपर का है, वो आदमी हो या औरत हो उससे कोई मतलब नहीं है, विकलांग हो जो भी हो, 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी वोट देने का अधिकार रखता है, उसका नाम दर्ज होगा। ये इलेक्टोरल रोल को वोटर लिस्ट भी बोलते हैं उसमें, और उसको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, उसी को दिखा के वो इलेक्शन जब जब कंडक्ट कराया जाएगा उस दिन वो अपना वोट देगा, समझ गए। तो इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट समझ गए। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। देखिए इपिक कार्ड बोलते हैं, मतलब एक मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इपिक कार्ड। उसका नंबर होता है, इपिक नंबर हर एक आदमी का अलग अलग। व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन, मतलब उसको इसलिए दिया गया है ताकि आपका वोट कोई दूसरा नहीं दिया गया, इसी कारण इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड सबको दिया जाता है, ठीक है। बट the card is not yet compulsory for voting, as voter can show many of other proof of identity like the ration card and driving license। मतलब देखिए इलेक्टोरल रोल में तो आपका नाम जुड़ गया, लेकिन मान लीजिए कि आपका वोटर कार्ड जो ये बना हुआ है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इपिक कार्ड, ये अगर भुला गया, लेकिन इसके बाद भी आप वोट दे सकते हैं क्योंकि आपका नाम किस में दर्ज है, इलेक्टोरल रोल में दर्ज है, वोटर लिस्ट में दर्ज है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आप अदर डॉक्यूमेंट दिखा के 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब दिखा के आप वोट दे सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता है, सिर्फ इलेक्टोरल रोल में आपका नाम अंकित होना चाहिए। देखिए अब जब चुनाव होता है तो देखिए चुनावी प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेज क्या है, सरकार को वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन को बनाना, समझ गए। कौन कौन आदमी 18 साल से ऊपर का आदमी औरत है वो वोट देगा, सबसे पहला इलेक्टोरल रोल होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा कि भाई सब कोई अपना चुनाव जिसको जिसको लड़ना है अपना नॉमिनेशन करे, तो सेकेंड स्टेज क्या आ जाता है, नॉमिनेशन। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बी एलिजिबल become a candidate in the election. The candidate should be minimum 25 years of age. Every person who wishes to contest an election has fill out a
nomination form and give some money as security deposit. The candidate have to make a legal declaration given in full detail. मतलब वोटर लिस्ट बन गया, आप जो जिसको जिसको चुनाव लड़ना है वो नॉमिनेशन फॉर्म मतलब भरेगा। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि एमपी का चुनाव लड़ना है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आप लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना एथी के लड़ सकते हैं। और 25 साल एज होना चाहिए कम से कम, ठीक है, 25 साल एज होना चाहिए। और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 10,000 रुपया अभी लगता है। नॉमिनेशन फॉर्म एक मिलेगा और उसके साथ 10,000 रुपया आपको जमा करना है। समझ गए? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उसमें, और जो नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा उसमें सब चीज बताना है। आपके पास कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, क्रिमिनल केस, डिटेल ऑफ एसेट, आपका संपत्ति कितना है, लाइबिलिटी कितना है, कर्ज उर्ज लिए हैं कि नहीं कहीं से, बैंक वैंक से, फैमिली पर कितना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीज आपको लीगल डॉक्यूमेंट में फॉर्म में भर के नॉमिनेशन पेपर में कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है उसको बताना होता है। This information is made available to the public so that voters can make their own decision on the basis of the information provided by the candidate. जो नॉमिनेशन पेपर कैंडिडेट फाइल करता है, जिसको सांसद बनना है, तो उसको सरकार क्या करती है, उसको ऑनलाइन कर देती है, मतलब अवेलेबल रहता है। तुम डाउनलोड करके देख सकते हो कि अगर पाटलिपुत्रा में हम लोग आते हैं तो कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन के पास कितना संपत्ति है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन कम पढ़ा लिखा है, उसके अनुसार वोटर अपना कैंडिडेट तय कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब नॉमिनेशन कैंडिडेट कर देता है, उसके बाद क्या करेगा, वो अपना प्रचार शुरू करेगा। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्शन कैंपेन बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्शन कैंपेन्स आर कंडक्टेड टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव इन टर्न, which party will make a better government in India. Election campaigns take place for 2-week period between the announcement of the final list of the candidate and the date of polling. During the period of candidate contact their voters, political leaders, address election meetings and political party mobilize their supporter. मतलब इलेक्शन कैंपेन एक्चुअल में क्या होगा कि नॉमिनेशन के बाद 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। उसमें आपको क्या करेंगे, रैली करोगे, सभा करोगे, अपना वोटर जो है उसके पास जाके मिलोगे, अपना विजन बताओगे, समझ गए ना, अपना सपोर्टर से मिलोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्शन कैंपेन बोलेंगे। सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन, मतलब कुछ कुछ नारा वगैरह भी इलेक्शन कैंपेन में हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, जैसे कि सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टीलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगुज, मतलब तेलंगाना वगैरह में सब नारा चलता होगा, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। और अभी का जो नारा लेटेस्ट है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सब नारा सुने हो ना, वो सब इलेक्शन कैंपेन है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर। कोई भी पार्टी या उसका मेंबर जो इलेक्शन लड़ रहा है वो किसी भी वोटर को न तो पैसा ऐसे दे देता है सब चुपके से, लेकिन आप सामने में उसको पैसा वैसा ब्राइब नहीं दे सकते और उसको धमका नहीं सकते कि आप हम ही को वोट दीजिए, वो अपना इच्छा होता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, उसको कास्ट के आधार पे और जाति के आधार पे वोट देने के लिए नहीं उसका सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, अगर मान लीजिए कि आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है और बाप उसका सरकारी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस ऑफिसर में जो गाड़ी मिला हुआ है उसका यूज नहीं कर सकता इलेक्शन कैंपेन में। कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स का आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में। कैंपेन मतलब समझ गए ना, प्रचार नॉमिनेशन के बाद। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन लोकसभा इलेक्शन, और 10 लाख मतलब देखिए एक लिमिट बंधा हुआ है कि 25 लाख रुपया से ज्यादा आप चुनावी कैंपेन में खर्च नहीं कर सकते हैं अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो, और एमएलए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 लाख है, लेकिन लोग करता तो इससे ज्यादा ही खर्चा है, लेकिन ये एक लिमिट आपका यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी डज सो दियर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, इसमें से कोई में अगर पाया गया ऐसा करते हुए, उल्लंघन करते हुए, 25 लाख से ज्यादा खर्चा करते हुए, 10 लाख से ज्यादा खर्चा करते हुए, घूस देते हुए, वोटर को धमकाते हुए, तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा नॉमिनेशन पेपर, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। In addition to the law, all the political party in our country have agreed to the model code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate can, मतलब देखिए
तो भारत में मतलब ये सब सब पार्टी लोग फॉलो करता है, उसके लिए कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हर एक पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। यूज एनी प्लेस फॉर वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, मतलब देखिए कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी मंदिर में या मस्जिद में कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, नहीं ले सकता है गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक ए बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन हो क्या गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो जो भी अभी तत्काल के मिनिस्टर हैं वो मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते हैं जनता को लुभाने के लिए कि बीटा में मेट्रो बना देंगे, बीटा में एयरपोर्ट बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाए जाएंगे करते हुए तो रिजेक्ट हो जाएंगे, उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी पाया जाएगा तो उसका मान्यता रद्द हो जाएगा, उसका कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चलिए अब चुनाव कैंपेन हो गया, उसके बाद अब वोटिंग का दिन आ गया, उसको पोलिंग बोलेंगे और काउंटिंग होगा उसके बाद, वोटिंग के बाद। ठीक है, तो देखिए दिस डे, पोलिंग के दिन क्या होगा, दिस डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड इलेक्शन डे। जिस दिन आदमी अपना वोट देने जाता है, आदमी औरत 18 साल से ऊपर वाला, उसको इलेक्शन डे बोलते हैं। द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर, every person whose name in the voter list can go to the nearby polling booth। जिसका भी हम बताए थे कि पहले वोटर लिस्ट है, उसमें अपना नाम देखिए और पोलिंग बूथ पे जाइए। once the voters go inside the booth, the election officials identify her, put a mark of his finger and allow her cast her vote। मतलब अगर आप जाइएगा वोट देने तो वहां पे इलेक्शन इंचार्ज होगा बूथ का, वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप वही आदमी हैं कि दूसरे के बदल वोट दे रहे हैं। और अगर आप सही पाए गए तो आप में ब्लू कलर का स्याही का इंक लगाया जाता है जो कि 1 महीना तक उसका नहीं छूटता है, और तब जाके आप अपना वोट दीजिएगा। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in the fair way। और जो बूथ इंचार्ज होता है, ऑफिशियल जो इलेक्शन के कराने वाले लोग होते हैं, उनके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी का भी एक एक आदमी अगर चाहेगा तो वहां पे बैठ सकता है उनके साथ। ठीक है, अब बैलेट पेपर क्या होता है। बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलोंग विद द पार्टी नेम्स एंड सिंबल आर लिस्टेड। पुराने जमाने में जो एमपी और एमएलए का इलेक्शन होता था वो बैलेट पेपर पे होता था। बैलेट पेपर क्या रहता था कि यहाँ पे एक पेपर है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, यहाँ पे मोहर बना के रखा, समझ गए ना, इस पे आपको मोहर मार देना है, समझ गए। उस तरह के बैलेट पेपर पे या नाम छप के आता है, उस पे आपको टिक कर देना है, हम इसको वोट दिए, हम इसको वोट दिए, उसको बैलेट पेपर बोलेंगे। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें क्या है, ईवीएम है, समझ गए ना। ईवीएम पे क्या होता है, सब कैंडिडेट का यहाँ पे नाम रहेगा, उसका क्या चुनाव चिन्ह है, यहाँ पे बटन रहेगा, उसको टिप के टी करिए, समझ गए। यहाँ पे कैलकुलेट होकर उसमें कैलकुलेटर लगा हुआ रहता है, तो जैसे ईवीएम को वोटिंग के बाद जिस दिन काउंटिंग हुआ उसको ओके करेगा, सब कैलकुलेट करके आ जाएगा कि पहला नंबर वाले को कितना वोट पड़ा, दूसरा नंबर वाले को कितना वोट पड़ा। तो याद रखिए, जो हम लोग वोट देंगे वो 2 प्रकार से वोट देंगे, या तो बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बटन दबा के वोटिंग करेंगे, समझ गए। ईवीएम और बैलेट पेपर याद रखो। द मशीन शो द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। बतेबे किए हैं कि ईवीएम जो होता है उस पर क्या रहता है, कैंडिडेट का नेम और उसका चुनाव चिन्ह या पार्टी सिंबल। द वोटर्स हैज टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सी वांट टू गिव हर वोट टू। मतलब जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे जो बटन दिया हुआ रहता है ईवीएम पे, उसको प्रेस कीजिए, टी का आवाज आएगा, वोट हो गया। Once the polling is over, EVM are sealed and taken to the secure place। वोटिंग जिस दिन खत्म होता है उस दिन ईवीएम को सील करके एक सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं करे उसको। A few days later, the EVMs are opened and the votes secured by each candidate are counted। और 1-2 दिन के बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वोट का काउंटिंग होगा कि किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा है। The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected। और जैसे
कैसे, मान लो कि टोटल एक ए है, इसको 500 वोट आया, बी को 363 वोट आया, सी को 261 वोट आया, और ये टोटल यही था। और तो किसको डिक्लेयर माना जाएगा जीता हुआ? ए को, जिसको 500 वोट आया, उसको क्या माना जाएगा? इलेक्टेड हो गया वो, उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा इलेक्टेड का। समझ गए ना? इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक है, आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो देखिए कैसे कह सकते हैं। देखिए, भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव कराने वाली संस्था है, वो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है। द इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज द इंडिपेंडेंट एंड एज ए वाइड रेंज ऑफ पावर विच आर। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। उसको कुछ पावर दिया गया है, देखिए क्या क्या। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन on every aspect of conduct and control of elections, from of announcement of elections to the declaration of result। इलेक्शन कमीशन को ही पावर है कि वो इलेक्शन अनाउंस कर सकता है, इलेक्शन करवा सकता है, वोट का काउंटिंग करवा सकता है, और जिसको मन उसको जीता हुआ घोषित कर सकता है। ऐसा मतलब जो जीतेगा उसी को घोषित करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पावर है भाई, वो घोषित करेगा वही। कोई दूसरा आदमी नहीं सर्टिफिकेट दे सकता है आपको कि आप यहाँ के सांसद हुए, आप यहाँ के विधायक हुए काउंटिंग के दिन। वो इलेक्शन कमीशन को ही पावर है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। मतलब देखे थे ना कि घूस देना, धमकाना, सरकारी संपत्ति का यूज करना, अगर इसमें कोई पाया जाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन सजा दे सकता है। During the election period, election commission can order the government to follow some guidelines to prevent the use of misuse of government power to enhance its chances to win elections or to transfer some government official। मतलब क्या होता है ना कि इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होता है तो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में वहां के डीएम और एसपी ये सब आ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि जो पहले से सेटल है, पटना के डीएम को आरा भेज देगा, आरा को बक्सर, बक्सर को मोतिहारी, ऐसे भेज देता है। समझ गए? उसको ट्रांसफर और ट्रांसफर करने का पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास होता है। when an election duty government officers works under the control of election commission and not the government। और इलेक्शन में जो जिस लोगों का ड्यूटी लगेगा वो इलेक्शन कमीशन के अंदर वर्क करेंगे, वो सरकार के लिए नहीं वर्क करेंगे। कि अभी बिहार में नीतीश कुमार का है सरकार और 2025 में इलेक्शन होना है, तो जो भी स्टाफ है वो नीतीश कुमार को वोट दिलवाने के लिए वर्क करेगा, ऐसा नहीं। उसको अपना सिर्फ चुनावी ड्यूटी करना है, उसको प्रचार नहीं करना है सरकार का, नहीं तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो पहला तो हो गया कि इलेक्शन कमीशन भारत में डेमोक्रेटिक, मतलब इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है, उसका पहला लक्षण क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है और वो इंडिपेंडेंट है। सेकेंड चीज, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो चेक्ड बाय सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। पीपुल पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर बाय वोटर टर्नआउट फिगर। मतलब पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पे 16 लाख वोटर है पाटलिपुत्र लोकसभा में, इसमें अगर 15 लाख लोग वोट देने आ रहे हैं, इसमें क्या है, सभी लोग भाग ले रहे हैं। इन इंडिया पुअर, इलिटरेट, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, अंडर प्रिविलेज, गरीब गुरबा आदमी, एससी एसटी, ये सब सब लोग लार्ज प्रोपोर्शन में बाहर निकलते हैं और वोट देते हैं। कम मतलब ज्यादा मात्रा में वोट देते हैं एज कंपेयर टू रिच और प्रिविलेज सेक्शन। राजा और प्रिविलेज सेक्शन के अपेक्षा में जो अनप्रिविलेज, इलिटरेट, पुअर लोग ही ज्यादा वोट देते हैं। ये विशेषता है भारत में। कॉमन पीपुल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। मतलब भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि जब जब इलेक्शन आता है हम अपना बात सरकार से मनवा सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुमको चेंज कर देंगे। The interest of voter in the election related activity has been increased over the year। मतलब धीरे धीरे, मतलब भारत में पहले क्या 50% वोटिंग होता था, जैसे 100 गो का नाम वोटर लिस्ट में है तो 50 को देता था, लेकिन धीरे धीरे इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के दिन वोट देने बहुत लोग आ रहे हैं। इसी से क्या होता है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट,
एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट इलेक्शन कमीशन घोषित करेगा उसको मानना ही होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। मतलब जो भी परिणाम आया उसको आप स्वीकार कीजिए। कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, उसको ये नहीं, इलेक्शन कमीशन को गरियाना नहीं है, उसको मानना है कि हाँ हमको वोट नहीं दिया जनता, हम चुनाव हार गए। On the final test of free and fairness of the election is the outcome of election. The ruling party routinely lose election in India, both the national and state level. मतलब इसका क्या है एक्सेप्टेंस, मतलब भारत में रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार जाती है, हारती है ना भाई, कांग्रेस हारा तब ना बीजेपी आया, वो स्टेट में भी राजद लालू हारा तब ना नीतीश कुमार आया। इन द यूएस इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन। मतलब देखिए अमेरिका में जो अभी मतलब है पावर में, उसको हरा पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इस कारण आप जो सत्ता में है उसको भी आप आसानी से हरा सकते हैं। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोट एंड दोज हु नो क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ्टन लूज इलेक्शन। मतलब भारत में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जो लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। तो एक तरह से ये सब डेमोक्रेसी के लिए क्या है, अच्छा है कि पैसा के बल पर सिर्फ आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। Barring very few dispute elections, the electoral outcomes are usually accepted as a people verdict by the defeated party। जो भी परिणाम आता है कि ये जीत गए, तो हारने वाले कैंडिडेट को, डिफीटेड पार्टी को उस परिणाम को, उस वर्डिक्ट को स्वीकार करना पड़ता है, समझ गए। अब चैलेंजेस क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का कुछ तो चैलेंज होगा। इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर समथिंग। तो देखते हैं क्या क्या चैलेंज है भारत में, कैसे कैसे घूस घूस खिया देता है सब। कैंडिडेट एंड पार्टी विल लॉट ऑफ मनी एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर ए स्मॉलर पार्टी। मतलब जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, छोटी पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी, जेडीयू, राजद, ये सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सकती है, तो उसका इलेक्शन जीतने का चांसेस ज्यादा होता है, इसको दूर किया जाना चाहिए। कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं उनके डर, मतलब वो खड़ा हो गया, 10 को मर्डर करने वाला अगर आपका सांसद का चुनाव लड़ रहा है तो डरे उसके कोई खड़े नहीं होगा, वो इसी चुनाव हार जाएगा। तो इसको भी बाहर मतलब इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव और दियर फैमिली। जो मतलब मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके बेटा को, बेटी को, उसके रिश्तेदार को ज्यादातर टिकट दिया जाता है, ये भी गलत है। इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन एज मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। मतलब भारत में मतलब हम लोग चुनाव तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही चीज करती है, समझ गए, सब एक ही काम करेगा। A smaller party and independent candidate suffer a huge disadvantage compared to the bigger party। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, छोटी पार्टियों को, समझ गए ना। और इंडिपेंडेंट, बिना पार्टी के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट, उनके पास पैसा का अभाव होता है। तो इन सब ये 5 गो चीज है जो भारत में प्रॉब्लम